श्रोते हो, प्लॅटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आता आपण ऐकणार आहोत. आजचा विषय आहे हृदयरोग आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करतील तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. ऐकूया. हॅलो डॉक्टर. श्रोते हो, नमस्कार. प्लॅटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. श्रोते हो, आज आपला विषय आहे हृदयरोग आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी ते उपस्थित आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. आपल्याला याविषयी काही प्रश्न आहेत, शंका आहेत तर जरूर विचारा. फोन नंबर्स असे आहेत 25292666 आणि 2560-101. नागपूर बाहेरून आपण फोन करता आहात तर एसटीडी कोड नक्की लावायचा आहे 07120712. श्रोताओं नमस्कार. प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर हेलो डॉक्टर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. श्रोताओं, आज हमारा विषय है हृदय रोग और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, ज़रूर पूछिए. फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 25292666 और 2560-101. नागपुर बाहर से आप फ़ोन कर रहे हैं, एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं 07120712. डॉक्टर प्रमोद मुंदडा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद और सभी को नमस्कार. डॉक्टर, हृदय रोग इस बारे में हम बहुत बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी इस बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन इस दौरान भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. ये जो नई तकनीकें हैं, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल सर्जरी, ये यदि हम आज से 25 साल 30 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो बहुत सेफ हो गई हैं. इनकी टेक्निक्स बदल गई हैं, उस समय ऑपरेशन करने समय वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बदल गए हैं. और इसके कारण जो ऑपरेशन करने की जो प्रक्रिया थी उसकी जटिलताएं कम हो गई हैं. लेकिन उसके बाद भी ये कॉम्प्लिकेशन रेट 0% नहीं है. अच्छा. यदि कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि मेरा कॉम्प्लिकेशन रेट 0% है, इसका मतलब है कि वो काम ही नहीं कर रहा है. कोई किसी कार्डियोलॉजिस्ट का कॉम्प्लिकेशन रेट 0% नहीं हो सकता है. अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एंजियोप्लास्टी करते समय, बाईपास करते समय हो सकते हैं. हम लोग जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमारे सब पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी देते हैं. इवन एंजियोप्लास्टी करते समय या बाईपास करते समय या उसके बाद में मृत्यु होने की संभावना भी होती है. बहुत बार ये जो मृत्यु होने की संभावना होती है प्रोसीजर से ज़्यादा बीमारी से रिलेटेड होती है. जैसे यदि किसी को हार्ट अटैक आया है और हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, उसका यदि हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस या मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू प्री अटैक स्टेज में, जहाँ पे हार्ट डैमेज नहीं हुआ है, हार्ट की मांसपेशियाँ अच्छे से काम कर रही है और वहाँ पे यदि हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम है. अच्छा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एंजियोप्लास्टी करते समय कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें वर्क करना है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट बहुत है. जी. ये जब कैल्शियम डिपॉजिट को हम हैंडल करते हैं तो उस समय, पहले मैं आज से 20 साल पहले की या 25 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस समय एंजियोप्लास्टी करते समय वहाँ पर आर्टरी रप्चर होने के चांसेस बहुत होते थे. और बहुत बार ये पेशेंट्स को हम एंजियोप्लास्टी ना करके बाईपास की तरफ भेज देते थे. लेकिन अभी कैल्शियम को काटने के लिए अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें रोटाएब्लेशन है, आर्बिटल एथ्रेक्टोमी है, कटिंग बलून है, हाई प्रेशर्स बलून है. इस प्रकार के अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके कैल्शियम वाले जो ब्लॉकेज रहते हैं उसको भी अच्छे से एंजियोप्लास्टी की जा सकती है. लेकिन ये सब होने के बाद भी जिस समय हम कैल्शियम पार्टिकल को ब्रेक करते रहते हैं तो उसमें के कुछ कैल्शियम पार्टिकल डिस्टल सर्कुलेशन में जाते हैं, नीचे जाते हैं और सर्कुलेशन का प्रवाह कम करते हैं. उस समय मरीज के ईसीजी में चेंजेस आना, ब्लड प्रेशर कम होना, इस प्रकार के चेंजेस दिखते हैं. कभी कभी ये सब एडवांस डिवाइसेस यूज करने के बाद भी कभी कभी आर्टरी रप्चर होने का डर होता है कि जिस समय हम रोटाएब्लेशन कर रहे हैं या ऑर्बिटल एथ्रेक्टोमी कर रहे हैं उस समय आर्टरी रप्चर हो जाती
जाती है और रप्चर होकर हार्ट के आजू बाजू में ब्लड जमा होके कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन और कार्डियक टैम्पोनेट कहते हैं। जी जी डॉक्टर, इस विषय में बात करेंगे। एक कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते सर. नमस्ते मॅडम. नमस्ते. मी वैशाली बोलते मनीषनगर मधून. हा वैशाली, विचारा. माझा सरांना हा प्रश्न आहे की मनुष्य, प्राणी आणि पक्षी यामध्ये हार्टची संरचना जी असते ती एकत्र असते, म्हणजे एकसारखी असते की वेगवेगळी असते? कारण CPR देताना मनुष्याला वेगळा दिला जातो आणि प्राण्यांना, छोट्या बाळांना आणि सिनियर सिटीजनना हा एकसारखा दिला जातो की वेगवेगळा दिला जातो? मी पेपरमध्ये वाचलंय की माकडाला नळी थ्रू CPR दिला गेला आहे आणि बाळाला बोटाच्या थ्रू CPR दिला आहे. तर मला यामधला फरक सांगा सर. देखिए, जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके हार्ट की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज यदि हम देखेंगे तो जो मैमल्स जिसको हम बोलते हैं, मैमल्स ग्रुप में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर में 2 नीचे में. उसके एक ऊपर का और एक नीचे का चैम्बर मिलाकर राइट साइड का जो ब्लड आता है वो लंग्स में जाता है और लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होके वापस लेफ्ट में आता है और लेफ्ट से बॉडी में सर्कुलेट होता है. तो ये एक स्टैंडर्ड संरचना है. लेकिन यदि हम जैसा इसमें देखेंगे मेंढक, तो मेंढक में 4 की जगह 3 ही कमरे होते हैं जी. जो ऊपर के कमरे के बीच की दीवार रहती है वो एब्सेंट है. वो ऊपर के कमरे के बीच की हार्ट की दीवार एब्सेंट है, तो इसके कारण प्योर और इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो मिक्स होते रहता है. अच्छा. और प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होके लंग्स में क्लियरेंस के लिए जाता है और लंग्स से क्लियरेंस में आने के बाद में जब वो लेफ्ट साइड में वापस आता है तो फिर जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाता है. तो इसके कारण प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होके ही बॉडी में सर्कुलेट होता है. जी. तो मेंढक के शरीर की संरचना अलग है. यदि हम ह्यूमन हार्ट से देखेंगे तो पिग का जो हार्ट है वो मानव के हार्ट से एकदम नजदीक मैच करता है. जी जी. उसी तरीके से जैसा चिड़िया के हार्ट की गति जो होती है वो 180 से 200 के बीच में होती है, लेकिन हाथी के हार्ट की गति जो होती है वो 35 से 40 के बीच में होती है. अलग अलग ये होते हैं. तो इस प्रकार से कुछ संरचना में, फंक्शनिंग में फर्क है. अच्छा. अभी जब हम छोटे बच्चे को जो CPR देते हैं उस समय बड़े लोगों को जब हाथ पे हाथ रख के जो अपन CPR देते हैं वैसा देंगे तो उसका बेचारे का हार्ट ही पूरा दब जाएगा. तो उसको, बच्चे को ऐसा हाथ में लेके जो थंब रहता है, थंब से हार्ट के एरिया को दबाया जाता है कि नॉर्मल जब एडल्ट में हम CPR देते हैं तो हम 5 से 7.5 इंच अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं. लेकिन यदि बच्चे की छाती देखेंगे तो टोटल उसकी छाती ही 5.5-7 इंच की है. तो उसे 2 से 3 बच्चे की छाती यदि देखेंगे तो वो छाती ही करीब 3 इंच के आसपास होगी. तो उसे आप 2.5 से 3 इंच का मसाज कैसा देंगे? तो उसके लिए उसे थंब से 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही दबाया जाता है. तो ये CPR की अलग अलग टेक्निक अलग अलग इसमें होती है. आपने इसका पूछा, बंदर का बताया कि नली देके, तो ये मुझे जानकारी नहीं है. अच्छा. मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है. लेकिन आज वैशाली जी ने ये बात की है तो मुझे जाके पढ़ना पड़ेगा कि बंदरों में कुछ CPR की टेक्निक क्या है. और ये मैं जरूर आपको नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगा. जी. डॉक्टर, हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे एंजियोप्लास्टी तो एंजियोप्लास्टी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल होते हैं. जैसे एंजियोप्लास्टी करते समय वहां पर क्लॉट आके हार्ट अटैक आना, कभी कभी आर्टरी ब्लास्ट होके हार्ट के आजू बाजू में ब्लड जमा होना, कभी मैसिव हार्ट अटैक आके हार्ट बंद हो जाना, या हार्ट की बीटिंग अनियमित होकर हार्ट बंद हो जाना. इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. एंजियोप्लास्टी करते समय पैर से या हाथ से जहां हम एंट्री करते हैं वहां पे कभी कभी ब्लीडिंग होने का डर होता है या वो नस में ब्लॉकेज आने का डर होता है. अच्छा. बाय एंड लार्ज अभी टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है और सभी का एक्सपर्टाइज इतना हो गया है कि ये कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, लेकिन शून्य नहीं है. शून्य नहीं है. लेकिन यदि मैं आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी सीखना चालू किया, उस समय के कॉम्प्लिकेशंस रेट, हमारे जो टीचर्स जिन्होंने हमें सिखाया उस समय उनके हाथ से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हुए देखते थे, उसके कंपैरिजन में आज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए. और यदि कभी हो भी गए तो उसको हम एक्सपीरियंस के कारण, बाकी लोगों के अनुभव को देखते हुए उसको हम इमीडिएटली हैंडल कर पाते हैं. जैसा अभी लास्ट वीक का बात है, मैं एक एंजियोप्लास्टी कर रहा था. एंजियोप्लास्टी करते समय जो जिस जगह पे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से कनेक्ट होती है
उस जगह पे जब मैंने एंजियोप्लास्टी करने वाली ट्यूब को लेके गया तो और पहला इंजेक्शन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक तड़कन है। अच्छा। जब वो तड़कन को देखा तो मैं रियलाइज किया कि ये तड़कन जो है, जिस समय हमने जो कैथेटर मैनिपुलेट किया उसके कारण शायद आई है। उसको इमीडिएटली हमने एक वायर डाली और वायर डाल के इमीडिएटली उसको स्टेंट से सील कर दिया। जी, और जी, जी। पेशेंट को यानी उसकी बाकी के आगे की प्रक्रिया जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसी हो गई। जी। लेकिन आज से यदि 20-25 साल पहले ये चीज हो जाती तो उस समय उसको कैसा सील करते हैं, क्या करते हैं, ये अनुभव नहीं रहने के कारण उसे हमें ऑपरेशन थिएटर में भेजना पड़ता। नहीं, उसको ऑपरेशन थिएटर में ही भेजना पड़ता था। या ऑपरेशन थिएटर में नहीं भेजा तो आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती थी। डॉक्टर एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। सर, जैसा आप अभी बता रहे थे कि हार्ट में कैल्शियम जमना, हाँ ठीक है, तो हाँ। ये कैल्शियम जमना क्या हमारे फूड हैबिट से भी शामिल है क्या? और जो सीटी स्कैन हार्ट का करते हैं उससे ये कितना पता चल जाता है कि सही में हार्ट में प्रॉब्लम है क्या, या इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? ये जो कैल्शियम डिपॉजिट होने की प्रक्रिया है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ कैल्शियम को अट्रैक्ट करता है और वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। ये जो कैल्शियम डिपॉजिट होने की प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एजिंग। अच्छा। सपोज यदि मैंने 30 साल के बच्चे का या 25 साल के बच्चे का एंजियोग्राफी देखा तो वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन मैंने यदि एक 85 या 90 साल के आदमी का एंजियोग्राफी किया तो वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होने की संभावना ज़्यादा है। फूड हैबिट्स, यदि हम कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कैल्शियम डिपॉजिट होने की संभावना ज़्यादा है। खासकर ये जो पान चूने वाले लोग हैं, स्मोकिंग वाले लोग हैं, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा होता है। अच्छा। जब ये चूने, तंबाकू के साथ में चूना मल के खाया जाता है या पान के साथ में बहुत चूना लगा के खाया जाता है तो वो अल्टीमेटली बॉडी में डिपॉजिट होगा। अब ये जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है ये राइट प्लेस पे हो रहा है या रॉन्ग प्लेस पे हो रहा है? यदि बोन्स में डिपॉजिट हो रहा है तो ये राइट प्लेस पे है। यदि लीवर में, किडनी में, आर्टरीज में, ब्रेन में ये डिपॉजिट हो रहा है तो ये रॉन्ग प्लेस पे है। तो ये उसी तरीके से बॉडी में विटामिन डी की कमी होने से भी कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में एक पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं गर्दन में। थायराइड ग्लैंड के पीछे में 4 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसे हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उसमें कमी ज़्यादा होने से, यदि पैराथार्मोन्स जितना चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो ये रॉन्ग प्लेस पे कैल्शियम डिपॉजिट को प्रमोट करता है। तो पैराथार्मोन की अधिकता, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की अधिकता, बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाने में या टैबलेट्स के रूप में लेते समय कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एजिंग। अच्छा। सीटी स्कैन एक अच्छा माध्यम है जिससे हम कैल्शियम डिपॉजिट का पता कर सकते हैं। उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, उसमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट है। यदि वो 100 यूनिट से कम है तो ये सेफ होता है, लेकिन यदि ये 400-500 यूनिट से ज़्यादा है तो ये अनसेफ होता है। और यदि कैल्शियम डिपॉजिट 400-500 यूनिट से ज़्यादा है और पेशेंट को छाती में दर्द, घबराहट, दम लगता है चलने से, तो बहुत बार हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप एंजियोग्राफी करवा के लें। लेकिन सीटी स्कैन पे जो कैल्शियम दिखता है और एंजियोग्राफी करते समय जब हम देखते हैं तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि सीटी स्कैन पे कैल्शियम ज़्यादा है, लेकिन जब उसका एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि ल्यूमेन क्लियर है। अच्छा। यानी जो ट्यूब है वो ट्यूब क्लियर है, लेकिन ट्यूब के सरफेस के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। और कभी कभी ट्यूब की इनर लाइनिंग पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो जो ट्यूब की इनर लाइनिंग पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो नसों को ब्लॉक करता है, लेकिन ट्यूब के सरफेस पे यदि कैल्शियम डिपॉजिट हो तो वो रक्त वाहिनी को ब्लॉक नहीं करता। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एंजियोग्राफी के अलावा दूसरा तरीका नहीं होता है। जब हम सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी करते हैं, यदि कैल्शियम नहीं है तो एंजियोग्राफी का जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन है वो अच्छे से दिख जाता है, लेकिन यदि वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट है तो इनर ल्यूमेन अच्छे से नहीं दिखेगा। सपोज हमारे घर की छत कांच की बनी है तो ऊपर ड्रोन से हम अंदर देख सकते हैं, लेकिन यदि कांच की छत नहीं बनी है, उसमें सलाखें डाली गई है, तो हम ऊपर ड्रोन से यदि देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। बहुत बार कैल्शियम डिपॉजिट यदि ज़्यादा है तो सीटी एंजियोग्राफी
सक्सेसफुल नहीं होता है और उसे हमें कन्वेंशनल कैथ लैब में जो एंजियोग्राफी करते हैं वो करने की ज़रूरत होती है। जी जी जी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबड़ी नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है हृदय रोग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा। और आपको इस विषय पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 252926 और 2560-101। नागपुर बाहर से यदि आप फ़ोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड ज़रूर लगाएं। जी हाँ, 07120712। डॉक्टर, जैसे हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के दौरान जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक स्टेंट डालना पड़ेगा और समय पर हमें दो स्टेंट डालना पड़ते हैं या बलून्स भी डालने एक्सटर्नल पड़ते हैं। तो ये क्या? हाँ, हाँ, जिस समय हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जी। उस समय बलून से आर्टरी को ओपन करते हैं। बलून से आर्टरी को ओपन करने के बाद में वहाँ पर स्टेंट लेके जाते हैं, स्टेंट को वहाँ फुलाते हैं। जी कभी कभी स्टेंट के एजेस पे डैमेज क्रिएट होता है, अच्छा और स्टेंट के एजेस पे यदि डैमेज क्रिएट हो तो उसको हमको कवर करना पड़ता है। जी उसको जी यदि हम कवर नहीं करेंगे और वैसा ही छोड़ देंगे तो आने वाले 24 से 72 घंटे में वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने का डर बढ़ जाता है। अच्छा तो ये ब्लड क्लॉट होने का डर ना बढ़े, इसके लिए वहाँ पर उस एज को एक छोटा स्टेंट ले जाकर कवर कर दिया जाता है कि वहाँ पर आगे का फ्लो बराबर रहे। जी, तो इसके जी, कारण कभी कभी एक के जगह हमें 2 स्टेंट लग जाते हैं। कभी यदि आर्टरी परफोरेट हो गई तो उसको कवर करने के लिए एक कवर्ड स्टेंट होते हैं जिसके स्टेंट पे एक क्लॉथ के जैसा कवरिंग होता है और उसको वहाँ पे ले जाके फुला देते हैं जी जी कि जी जिससे वो वहाँ से ब्लड का लीक बंद हो जाए। जी तो डॉक्टर, इस इस तरीके की विषय कुछ पर चीजें हैं जिसका यूज करके हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। जी जी एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हॅलो. हाँ, नमस्कार। हां हां नमस्कार. मी नागपूरवरून मेघा बोलते. डॉक्टर, माझे ना थोडंसं हृदयामध्ये असं धडधड होतं छातीमध्ये. तर मी डॉक्टरांना दाखवलं तर डॉक्टर म्हणाले की हार्टच्या रिलेटेड तुम्हाला काहीच त्रास नाहीये, ठीक पण आहे. हे मला असं धडधडतं. हे जे धडधड होते, हे ज्यावेळी धडधड होते ती खूप फास्ट आहे की स्लो आहे? नाही, फास्ट असते. फास्ट असते. आणि तुम्ही मोजलं का एक मिनिटात हृदयात किती वेळ धडकन आहे त्यावेळी? त्यावेळी ते पल्स नाही ऑक्सिमीटर, त्यावेळी तुम्ही काय करू शकतात, पल्स ऑक्सिमीटर लावून पल्स किती आहे ते बघू शकतात. अच्छा अच्छा. हां, आणि ज्यावेळी धडधड होते त्यावेळी चक्कर वगैरे काही आहे का? नाही नाही, काहीच नाही, असं काही चक्कर होत नाही आहे. पण आणि धडधड झाली त्याच्यानंतर ही आपोआप कमी होते की काही औषधी वगैरे घ्यावं लागते? नाही, आपोआप कमी होऊन जाते. आपोआप कमी होते. दिवसात किती वेळ होत असेल ही धडकन? असं आपण जर जास्त कामं केले किंवा कधी कधी आपोआपच होतं, कधी काही हां. असं थोडंसं टेन्शन आलं की होऊन टेन्शन. जातं, मग आपोआप चांगलं होतं. आपोआप चांगलं आणि होतं. असं आणि झोपलं की जास्त जाणवतं आणि असं हाती लावलं तरी जाणवतं. आणि आपण उजव्या कडेवर किंवा डाव्या कडेवर आहे तर त्यावेळी काही फरक पडते का? हा, बहुतेक डाव्या याच्यावर जास्त होतं, होते. उजव्या याच्यावर ठीक, कमी. उजव्या. तुम्हाला 2-3 गोष्टी आहे. एक, तुम्ही हिमोग्लोबिन बघून घ्या. हिमोग्लोबिन बघून रक्ताची कमी तर नाही आहे तर हे बघा. दुसरा एक ईसीजी करा. ईसीजी करताना ईसीजीचे जे कॉम्प्लेक्स आहेत त्याच्यावर आम्ही लक्ष देतो. एक PR इंटरवल नावाची गोष्ट आहे. ते PR इंटरवल नॉर्मलपेक्षा कमी तर नाही आहे हे बघावं लागतील. आणि PR इंटरवल कमी असेल तर याला आपण WPW सिंड्रोम म्हणतो. याच्यामुळे पण धडकन होऊ शकते. तिसरं, ज्यावेळी तुम्हाला धडकन होत आहे त्यावेळी तुम्ही एकदा ईसीजी करायचा प्रयत्न करा. धडकनच्या वेळी ईसीजी आपण करू शकलं तर आपल्याला कळेल की काय प्रकार आहे आणि काय हा जे प्रकार आहे ते सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया कोणता प्रकार आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला ट्रीटमेंट देता येते. हो चौथं, आपण ज्यावेळी झोपतो, आपण उजव्या कडावर झोपलं तर हार्ट समोर येते आणि डाव्या कडावर झोपलं तर हार्ट एकदम समोर येऊन चेस्ट वॉलला लागते. त्यावेळी आपल्याला हा धडकन जास्त आहे असं वाटते, हा नॉर्मल आहे. अच्छा तर अच्छा. याच्यासाठी आपल्याला काही करायची गरज नाही. तर आपण डाव्या कडावर झोपताना धडधड आहे तर त्याची काही काळजी नाही.
तुम्ही एक हिमोग्लोबिन, थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, ECG, धडकनच्या वेळी पल्स रेट किती आहे आणि धडकनच्या वेळी ECG किती आहे हे आपण लक्ष दिलं तर आपला प्रॉब्लेम काय आहे ते लक्षात येईल आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला ट्रीटमेंट करता येईल. नक्कीच डॉक्टर, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट में गलतफहमियां भी बहुत हो जाती हैं. हाँ जी. सबसे पहली गलतफहमी बताऊं क्या? जी. सबसे पहली गलतफहमी है कि बाएं तरफ दर्द हुआ तो हार्ट अटैक है. जी, ये जी. सबसे बड़ी गलतफहमी है. हाँ हाँ. अधिकतर केसेस में बाएं तरफ होने वाला दर्द हार्ट का नहीं होता. ये अधिकतर मांसपेशियों का दर्द होता है या मसल के खिंचाव का या हड्डी का दर्द रहेगा या वॉल प्रोलैप्स के कारण रहेगा. लेकिन हार्ट अटैक का दर्द जो रहता है वो छाती के बीच के भाग में होता है. जी, ये जी, बाएं जी. तरफ होने की संभावना बहुत कम है. उसकी वजह से लोग डर जाते उसकी हैं. वजह से लोग डर जाते जी, हैं. जी, ये जी. सबसे बड़ी गलतफहमी है. जी. बहुत बार ऐसे अनुभव भी आते हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं और जो कुछ हम ट्रीटमेंट बताते हैं उस पर भी बहुत से देखिए, कन्फ्यूजन्स रहते confusions हैं. है. जी जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया, एक पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आया, जी. मैंने उसका ECG किया, ECG नॉर्मल था, मैंने उसे घर भेज दिया. घर भेजने के बाद में उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई और मृत्यु हो गई. जी जी. हम हॉस्पिटल में घूमने आए थे क्या? हम तो ट्रीटमेंट कराने आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया. अच्छा. दूसरा एक पेशेंट आता है, पहला ECG किया, ECG नॉर्मल था, 3 घंटे उसको मैंने एडमिट कर लिया. 3 घंटे के बाद दूसरा ECG किया, ब्लड टेस्ट की, CPKMB, ट्रोपोनिन T दोनों नॉर्मल थी. 3 घंटे के बाद एक ECG रिपीट किया, वो भी नॉर्मल था या माइनर चेंजेस थे. उसका एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी नॉर्मल थी. जी जी. मैंने अब यहाँ पे पेशेंट को रीअश्योर कर रहा हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलैक्स होकर घर जा सकते हैं. अच्छा अच्छा. दोनों प्रोसेस में, पहली प्रोसेस में पेशेंट का कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हुआ. हॉस्पिटल का बिल 1000-1500 रुपये तक हुआ. ठीक है, मुझे 1000 रुपये खर्च हुए लेकिन मुझे शांति मिल गई. जी जी. लेकिन दूसरे पेशेंट को जहाँ खर्च 20,000 रुपये हुआ, वहाँ डॉक्टर को मालूम था कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया. अच्छा, और अच्छा. मेरा 20,000 रुपये खर्च करा दिया. जी जी तो जी. यहाँ पे हमें बहुत क्रिटिकल बैलेंस लेना होता है कि जो मरीज आया उसको मैं वापस भेज दूं और उसे घर पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जी. दूसरा, उसका अनड्यू अनवांटेड खर्चा नहीं होना चाहिए. जी, वो जी. दोनों का बैलेंस निकालते समय कभी कभी गलती होने की संभावना होती है. और कभी कभी हम एसिडिटी को ओवर ट्रीट कर देते हैं हार्ट अटैक करके, जी, या जी. हार्ट अटैक को मिस कर देते हैं एसिडिटी या मस्कुलर पेन करके. लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ कि यदि मुझे गलती करनी है तो मैं मस्कुलर पेन या एसिडिटी का ट्रीटमेंट हार्ट के लिए करूं और मरीज की जान बचाने की कोशिश करूं, तो वो ना जान- कि हार्ट अटैक को ओवरलुक करके उसे घर भेज दूं जी, और घर जी, जाके जी. प्रॉब्लम हो जाए और वहाँ बड़ी परेशानी आए. जी, जी. तो मुझे यदि गलती करना भी है तो मैं एसिडिटी या मसल पेन का ओवर ट्रीट करूं, ना कि हार्ट अटैक का अंडर ट्रीटमेंट जी करूं. जी. डॉक्टर, एक कॉल लेते हैं. हेलो. हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नमस्कार. मैडम राजेश उपाध्याय बात कर रहा हूँ वर्धमान नगर से. हाँ राजेश. बोलिए. मेरा डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब. अभी आप एक कैल्शियम डिपोजिशन पे अभी आप बोल रहे थे. हाँ. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि नॉर्मली जो वेजिटेरियंस रहते हैं हाँ. उनके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन 12 हाँ. ये तीनों का डेफिशिएंसी नॉर्मली रहता है. हाँ. तो इनका मैं फोन. चेक करता हूँ तो स्लाइटली डेफिशिएंसी आता है. हाँ. तो जब हम सप्लीमेंट लेते हैं जैसे हाँ. विटामिन D12, B12, विटामिन डी, विटामिन सी, हाँ. तो उसमें विटामिन डी और विटामिन सी का एक कंबाइंड टैबलेट ऐसे सप्लीमेंट देते हैं. हाँ. तो उस केस में क्या जो कैल्शियम डिपोजिशन जो बैड प्लेस और राइट प्लेस इस तरीके से जो आप अभी हाँ. आपका ये बोलना था, हाँ. तो उस केस में कुछ इस तरीके का रहता है या लेना चाहिए वो सप्लीमेंट, नहीं लेना चाहिए, क्या देखिए, करना चाहिए? बिल्कुल कैल्शियम सप्लीमेंट अभी लेना चाहिए. ये कैल्शियम विटामिन डिफिशियंसी, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं. यदि सपोज मैं मेरे को खुद को देखता हूँ, सवेरे मैं एक्सरसाइज करने के लिए घर में एक्सरसाइज करूंगा या जिम जाके एक्सरसाइज करूंगा या जिम के इक्विपमेंट मैंने घर पे लगा लिए हैं, वहीं एक्सरसाइज करता हूं. आउटडोर एक्टिविटी एक्सरसाइज कम हो गई. जी. मैं घर से हॉस्पिटल जाता हूं, एयर कंडीशन कार में जाता हूं, सन एक्सपोजर नहीं हुआ. हॉस्पिटल में दिन भर एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहता हूं, कहीं सन एक्सपोजर नहीं हुआ. जी जी. बॉडी में जो विटामिन डी जो है वो
कन्वर्ट होके जब एक्टिव फॉर्म में आता है तो उसके लिए सनरेज की ज़रूरत होती है। ये सनरेज यदि मिलेंगे ही नहीं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा और कैल्शियम रॉन्ग प्लेस पे डिपॉजिट होगा, बिकॉज फ्री कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है और उसके कारण कैल्शियम डिपॉजिट रॉन्ग प्लेस पे होता है। तो विटामिन एक, हमने डेली सन एक्सपोजर की आदत रखनी चाहिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर रहे। दूसरा, विटामिन डी सप्लीमेंट समय समय पे लेना चाहिए। बहुत बार हम लोग जब देखते हैं विटामिन डी की वैल्यू देखते हैं जो नॉर्मल 20 से ऊपर होनी चाहिए वो बहुत बार 4, 5, 6 रहती है। तो ऐसे केसेस में हम पहला इंजेक्शन का डोज एक देते हैं 6 लाख यूनिट का, उसके बाद में टैबलेट 60,000 यूनिट की टैबलेट हफ्ते में एक बार करीब 4 से 8 हफ्ते के लिए। और बहुत बार ये पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप महीने में एक बार विटामिन डी सप्लीमेंट लेते जाइए। जी जी डॉक्टर, एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मेरी 7 महीने पहले बाईपास सर्जरी हुई। बरं, हाँ, तो बाईपास सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ साइकिल चलना अच्छा, ये कितने दिनों तक रहता है इसके लिए? देखिए आपका आवाज़ बहुत फटा है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ आपका बाईपास सर्जरी हुआ है। बाईपास सर्जरी के बाद कितने दिनों में आप नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बाईपास सर्जरी के बाद लगभग 2 से ढाई महीना लग जाता है जब हम नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद में शुरुआत में जो टाँके रहते हैं वो सूखने को थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें ये डर रहता है कि लोगों के से कांटेक्ट में आने के बाद कहीं थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी ना हो जाए। यदि खांसी हो जाए तो वो वायर्स जो रहते हैं वो ब्रेक होने का डर होता है, इसके लिए लोगों से कांटेक्ट में ज़्यादा ना रहें। नॉर्मली हमारे पास 2 टाइप के पेशेंट रहते हैं। एक पेशेंट रहता है जिनका हार्ट कमज़ोर नहीं है और दूसरे पेशेंट रहते हैं जिनका हार्ट कमज़ोर है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका हार्ट मजबूत है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेज थी, बाईपास हुआ। तो इनके लिए प्रोटोकॉल ये होता है कि भाई पहला 1 हफ्ता आप हॉस्पिटल में हैं, उस समय तक आपके एक्सरसाइजेज और ये कैसे करने हैं वो ट्रेनिंग दी जाती है और एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। उसके बाद में एक हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक धीरे धीरे इनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। और मैं नॉर्मली मेरे सब पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप छत पे जाके या गार्डन में जाके घर पे आंगन में वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ मिलना जुलना ना रखें कि थ्रोट इन्फेक्शन होने का डर कम से कम रहे। अच्छा अच्छा। लेकिन यदि हार्ट मजबूत है तो ये 2 मंजिल तक चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, घर में आंगन में छत पे वॉक कर सकते हैं और धीरे धीरे इनका एक्टिविटी हम बढ़ाने के लिए बोलते हैं। इनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई 15 दिन के बाद में आप अपने मानसिक वर्क जो रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, घर से जो कर सकते हैं, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो आप चालू कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल वर्क या जहाँ पे लोगों से मिलना जुलना है उसके लिए 2 महीने तक ना करें। बेल्ट जो रहता है, एक चेस्ट बेल्ट इन्हें दिया जाता है कि ये बेल्ट 24 घंटे लगा के रखें। शुरुआत में ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक 24 घंटे लगा के रखने के लिए बोला जाता है और उसके बाद में जैसा जैसा समय निकलता है इसको हम कम कर सकते हैं। बाद में 2 महीने के बाद में यदि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रोडों पे गड्ढे हैं, गाड़ी ऊपर नीचे होने वाली है, वहाँ पे बेल्ट लगाइए, नहीं तो बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इनको पैर में मोजे पहनने के लिए दिए जाते हैं, ये भी पहले 1-1.5 महीने तक जरूरी होते हैं। धीरे धीरे ये अपनी एक्टिविटी नॉर्मल कर सकते हैं। मैं मेरे सब पेशेंट को बोलता हूँ कि यदि आपकी कोई मशीन खराब हुई, वो मशीन आपने रिपेयर करके उसे आप आंगन में खड़ी करते हैं या वापरते हैं, नेचुरली वापरेंगे। तो हार्ट को भी हमने रिपेयर किया है, ये रिपेयर के बाद आपको उसे यूज करना है और 2 महीने के बाद नियर नॉर्मल एक्टिविटी ये पेशेंट्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन 2 महीने हमें रेस्ट करना होता है। दूसरा होता है कि जिनके हार्ट डैमेज्ड हैं, जिनके हार्ट डैमेज्ड हैं उनके लिए रिकवरी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो हार्ट की पंपिंग कितनी है उसके ऊपर उनको गाइडेंस दिया जाता है कि आप कितना एक्टिविटी कर सकते हैं। का भी थोड़ा डिफरेंस देखा जाता है। यंग एज में प्रॉब्लम हुई है तो दे कम बैक टू नॉर्मल अर्ली, उनके बोन हीलिंग फास्टर हो जाते हैं और वो जल्दी काम पे जा सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज के पेशेंट हैं तो उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। हार्ट की पंपिंग कम है तो रिकवरी स्लो होती है। यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उनकी रिकवरी स्लो होती है। तो बहुत सारी, लेकिन यदि बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो लगभग 1.5 से 2 महीने में हमारे पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। जी 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 जी।
डॉक्टर बहुत ही कम समय है। हाँ, कम हमारे समय पास समय तो कम है, लेकिन बहुत सारे कॉल्स भी वेटिंग हैं। लेकिन हम अगले कार्यक्रम में हाँ, मैं अगले यहाँ भाग पे में सबको शुभकामनाएं देना जी, जी। चाहूँगा कि भाई आपका मेरा सभी का हार्ट लंबे समय तक अच्छा चलते रहे। जी। पिछले कुछ दिन पहले ही गुरु नानक पर्व गया है, इसकी जी। सबको शुभकामनाएं देते हुए सबको सबकी सेहत अच्छी रहे, अच्छी ये रहे। कामना जी, ज़रूर, भगवान से ज़रूर। करेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबड़ी नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय था हृदय रोग, और इस विषय पर हमें जानकारी दी तज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा ने। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायक थे मानसी रागीट और रंजना बारापत्रे, और निर्मिती सहायक थे सतीश रेवे, तथा कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरजपुरे, और कार्यक्रम के प्रायोजक प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबड़ी नागपुर। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। चलो, बढ़िया हो गया। होतात प्लॅटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम, आणि आजचा विषय होता हृदयरोग, आणि याविषयी मार्गदर्शन केलं तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा यांनी.